नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकार साहू मुदुल आपके सेवा में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हिंदी को सहजता प्रदान करने के लिए, सरलता प्रदान करने के लिए, सदैव की तरह अभ्यासित होकर एक बार पुनः आप सबकी सेवा में कुछ बुनियादी बातों की उनका परिचय लेकर और उनकी आवश्यकताओं को लेकर जो छंद में वो आवश्यक होते हैं। जैसे हमने छंद के भेद में, छंद के प्रकार में पढ़ा था कि कुछ भेद जो होते हैं जिस पर मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और उसी प्रकार से हमने पढ़ा जिन पर गणों के आधार पर, वर्णों के आधार पर जहां पर हम गणना करते हैं उसको हम वार्णिक छंद कहते हैं। तो उसी श्रेणी को एक बार पुनः हम सब आगे बढ़ाते हैं। आज अध्ययन करते हैं वार्णिक छंद का, कि वार्णिक छंद के आधार क्या होते हैं, गण होते हैं, और गणों का आधार क्या होता है उसको जानेंगे। गण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। अभी तक हमने मात्रा को जाना था, एक बार पुनः हम वर्णों को जानते हैं। वर्णों को मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ण एक मात्रिक होता है। अगर गुरु मात्राओं के साथ में अगर वो जुड़ा होता है तो हम उसे गुरु वर्ण कहते हैं। यदि अगर वह व्यंजन या वह वर्ण यदि लघु स्वर के साथ में जुड़ा होता है हम उसे लघु मात्रिक कहते हैं या लघु वर्ण कहते हैं। ये बातें स्पष्ट हैं। आइए गण के कुछ बातें जाने। गण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मन में प्रश्न ये आता है कि गण किसे कहते हैं, गण क्या है। जब हम वर्णों का अध्ययन करते हैं और वर्णों के आधार पर मात्राओं का गणना करते हैं या वर्णों के आधार पर हम छंद को सृजित करते हैं तो हम उसे वार्णिक छंद कहते हैं। जब वार्णिक छंदों में हम इकाई मानते हैं वर्ण को, तो वर्णों के कुछ समूह को, ऐसे समूह, वर्णों के कुछ समूह, लेकिन ऐसे समूह जहां न्यूनतम 3 वर्ण हो और अधिकतम 3 वर्ण हो, लेकिन 3 वर्ण पूर्ण हो। ध्यान दीजिएगा, वर्णों का वह समूह जहां न्यूनतम 3, अधिकतम 3 पूर्ण वर्ण हो, ऐसे समूह को हम गण कहते हैं। विश्व के समस्त वह शब्द जो 3 वर्णों से मिलकर बने हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हो, अगर उसमें 3 पूर्ण वर्ण हैं, अर्धवर्णों को छोड़कर, यदि अगर उसमें 3 पूर्ण वर्ण हैं तो वो किसी न किसी गण के अंदर आते हैं। और इसे जानने के लिए, बहुत सरलता प्रदान करने के लिए महर्षि पिंगल ने हमें एक सूत्र प्रदान किया था। महर्षि पिंगल जी ने हमें एक सूत्र प्रदान किया था और हम सदैव जानते हैं कि उसे दशाक्षर सूत्र के नाम से जानते हैं। दशाक्षर सूत्र, दशाक्षर नाम से स्पष्ट है 10 अक्षर, जहां पर 10 अक्षर हों, और ऐसा सूत्र जिसे हम दशाक्षर सूत्र के नाम से जानते हैं। मैं आप सबके बीच में एक गण परिचय मैंने आप सबके बीच में रखा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि गण परिचय हमारा क्या कहता है। गण परिचय ये कहता है कि देखिए, सूत्र दशाक्षर में छिपे, एक दोहा मैंने बना दिया है, इस दोहे से आप गण को याद रख सकते हैं कि सूत्र दशाक्षर में छिपे गण के 8 प्रकार, यमत रजब संलग्न निहित, यमत रजब संलग्न निहित गणगणना आधार। समस्त गण जितने भी हैं उनकी गणना का आधार क्या होता है? ये होता है। ये आप देखें, इस पे यही दशाक्षर सूत्र है, यही दशाक्षर सूत्र है। इस पर अगर हम मात्रा लगा दें तो यह मात्रा हमारा क्या बन जाएगा? दशाक्षर सूत्र, जो महर्षि पिंगल के द्वारा प्रदान किया गया था। अब हम किस प्रकार से यहां से गणना करेंगे, किस प्रकार से हम इनके सूत्र को जानेंगे और उनकी बनघट को जानेंगे, आइए देखते हैं इस दशाक्षर सूत्र को। अब मैं इसे सूत्र के रूप में लिखता हूं। उन्होंने जो सूत्र प्रदान किया था इसे हम दशाक्षर सूत्र कहते हैं। दशाक्षर सूत्र लिख दें यहां पर, दशाक्षर सूत्र। अगर हम दशाक्षर सूत्र देखें तो यहां पर क्या निकल आता है? य मा ता, ये शब्द वही है, बस इसके मात्राएं देख ले। यमाता, राज, राज, भा, न, स, सलगा। ये हमारा दशाक्षर सूत्र है। 10 अक्षर गिन ले। अब इसमें देखें, यमत, य म त, य माता। अब यहां पर मात्राओं को देख ले। ये दशाक्षर सूत्र के आधार पर क्या दिया गया था? य माता, राजभान, सलगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। यही दशाक्षर सूत्र है, यही हमारे दशाक्षर सूत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही हमारे दशाक्षर सूत्र हैं और इसी के आधार पर हम पूरे 8 प्रकार के जो गण हैं, 8 प्रकार के जो गण हैं उसका अध्ययन करेंगे। गण की परिभाषा मैंने आप सबके बीच में रखा।
और मैंने एक सूत्र आप सबके बीच में रखा है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसी सूत्र से हमारे सारे निकलेंगे सूत्र दशाक्षर। इस सूत्र दशाक्षर में छिपे गण के 8 प्रकार, इसमें 8 प्रकार के गण छिपे, देखिए यहां से लेकर यहां तक। और वो गण क्या होते हैं, इसमें ये जो शब्द मैंने लिखे देखिए, इनमें सभी में गण जोड़ते चलिए गए। य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, स गण, न गण। और ये 2 शब्द और अंत में है, इसका विस्तार भी अभी हम आगे चलकर करते हैं। प्रत्येक शब्द के आरंभ में देखिए उसी के नाम से उसके गण बनाए जाते हैं। यहाँ पर 2 वर्ण अन्य है, देखिए यहाँ पर ल और गा। ल का अर्थ होता है लघु और ग का मतलब होता है गुरु। यहाँ पर 2 शब्द इसलिए महर्षि पिंगल जी ने जोड़े थे कि यहाँ पर ल का अर्थ यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, लघु अर्थात ह्रस्व, और ग का मतलब होता है गुरु अर्थात दीर्घ। इस प्रकार से 10 शब्द हैं। अब आते हैं हम 10 प्रकार के, यहाँ पर 8 प्रकार के जो हमारे गणों का अध्ययन करते हैं और उसे देखते हैं क्या गण निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। पहला जो प्रारंभ का अक्षर है उस पर गण जोड़ दीजिए। तो पहला निकलता है य, और ये इस पर जोड़ दीजिए गण, यगण। ठीक है, तो यगण के 3 वर्ण मैंने कहा था, यगण के 3 वर्ण। अब 3 वर्ण को देखें हम किस प्रकार से 3 वर्ण हम बनाएंगे इसके। देखिए क्या निकलता 3 वर्ण, य मा ता, यहां तक 3 वर्ण हुए। तो यही इसका क्या निकलेगा, देखिए ये गण, इसको ऐसे लिख लें हम गण। गण कौन सा निकलता है, इसका सूत्र क्या निकलता है यहां पर लिख लें, है ना। और इसका मात्रिक भार क्या निकलता है यहां पर लिख लें, मात्रिक भार। और यहां पर उदाहरण लिख लें, उदाहरण। अब देखिए कैसे बनता है। यगण हमने निकाला, य माता, इसका सूत्र क्या निकल रहा है, य मा ता। य माता जब निकलेगा तो इसका मात्रा भार कैसे निकालेंगे हम, य का 1, मा का 2 और ता का 2। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि सारे ऐसे शब्द जिसमें आदि में लघु, मध्य में गुरु और अंत में गुरु हो, ऐसे सभी शब्दों को हम क्या कहेंगे, यगण के शब्द। जैसे हम क्या कहें, यशोदा, सलोना, है ना, नियंता। आप तब बहुत सारे इसके उदाहरण देख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या हुआ, आदि में लघु, फिर मध्य में गुरु और फिर उसके बाद में अंत में भी गुरु, ऐसे समस्त शब्द। और इसका प्रभाव जानेंगे, इसका प्रभाव भी होता है वह शुभ होता है ना, इसलिए अशुभ होता है। इसका प्रभाव भी जो है हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके प्रभाव कैसे होते हैं। तो हम जानेंगे कि यगण जो होता है ये शुभ प्रभाव लेकर आता है, सदैव है ना, शुभ प्रभाव लेकर आता है। तो ये हमने देख लिया। अब इसी प्रकार से दूसरे गण को देखते हैं। एक गण हमने जान लिया कि पहले गण का क्या हुआ, यहाँ पर मात्रा भार हमने निकाल लिया, ये पहला गण का निकल गया। यहीं पर दूसरा गण भी देख लेते हैं। अब यह को छोड़ देते हैं, अब इसके आगे के 3 वर्ण ले लें, तो 2 और 1 3 ऐसे कर लें। तो यहां पर कौन सा गण हो जाएगा, म से प्रारंभ हो रहा है इसलिए म और गण, मगण। इसका सूत्र क्या निकल आएगा, मा ता रा, मातारा। अर्थात यूं कह सकते हैं कि इसका मात्रा भार क्या निकालेंगे, मात्रिक भार निकालेंगे हम। इसका मात्रिक भार हो जाएगा 2 2 और 2, ये इसका मात्रिक भार हो जाएगा। और ऐसे सभी शब्द, जैसे आप लिख सकते हैं आभारी, निष्कामी, 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 है ना। और यहां पर लिख सकते हैं कुष्मांडा, कुष्मांडा, आजादी। इस प्रकार के सभी शब्द जिसमें 2 2 2, आदि में 2, मध्य में 2 और अंत में 2 हो, ऐसे सभी शब्दों को हम क्या कहेंगे,
मगण शब्द कहेंगे। और इसका प्रभाव जाने कि इसका छंद में क्या प्रभाव होता है, तो इसका मध्य जानेंगे कि इसका छंदों पर प्रभाव भी जो होता है वह शुभ ही होता है, शुभ प्रभाव का होता है। ये हो गया, 2 छंद हमने देख लिया, 2 गण हमने देख लिया। इसी प्रकार से अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी जो है हमारे यहीं से निकलते हैं। देखिए अब इस शब्द को छोड़ दे माँ को, अब ताराज निकल आता है। एक शब्द और बढ़ा लिया हमने, प्रत्येक 3-3 वर्ण पर। तो ताराज त से बन रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको क्रमांक 3 और इसको क्रमांक 4 डाल देते हैं। अब यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हमारा त से निकलने वाला गण आ गया त गण। और इसके बाद हम निकालेंगे र गण, तो है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा गण क्या हो जाएगा हमारा, रगण। अब देखें इसको किस प्रकार से निकलेगा, इसका सूत्र क्या निकलेगा, ताराज। 3-3 वर्ण लेते चले, ता रा ज, ताराज। और इसका सूत्र क्या निकलेगा, 2-2-1। मात्रा भार देखते चले, स्पष्ट हो जाएगा, 2-2-1। ऐसे सभी शब्द, जैसे क्या निकलेगा आपका, संवाद, संवाद, पर्याय, पर्याय, आघात, आघात। ये ऐसे सभी शब्दों को देखेंगे आप, ये तो क्या निकल आएगा आपका, देखें कि आदि में गुरु, मध्य में गुरु और अंत में लघु। इसका प्रभाव जो होता है वो अशुभ होता है, अशुभ प्रभाव का होता है। अभी आगे चलकर बताएंगे शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव क्यों है। अशुभ प्रभाव का कारण यह होता है कि यह छंदों में रखने पर, जिस स्थान पर रखे जाते हैं, तो अपने आगे और अपने पीछे के जो वर्ण होते हैं उस पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, उसके आधार पर इन्हें हम अशुभ और शुभ कहा जाता है। 25 प्रकार के वर्ण जो है हमारे वर्णमाला में, जिन्हें हम दग्धाक्षर कहते हैं, और दग्धाक्षर का प्रयोग जो है यह निषिद्ध माना जाता है। उसका कारण यह है कि वे अशुभ प्रभाव डालते हैं। किंतु छंदों में कुछ विशेष स्थान पर उनको रखा जाता है और कुछ विशेष संगति में रखा जाता है, तब उसका प्रभाव शुभ हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कहां पर किसका प्रभाव कैसे पड़ता है ना। तो ये हमने देखा कि आघात। अब इसके पश्चात देखते हैं अगला गण हमारा क्या होगा, रगण। रगण भी एक अशुभ प्रभाव का होता है, अशुभ प्रभाव का ही होता है ये भी। रगण का सूत्र क्या निकल जाएगा, देखिए यहां पर। अब ता को हटा दे तो राज भा, इसको बढ़ा ले 3 वर्ण पर, रा ज भा, राजभा। राजभा जब निकल आएगा तो इसका मात्रा भार क्या निकल आएगा, 2-1-2। शब्द कैसे निकलेंगे, जैसे आप निकाल सकते हैं मोहिनी, मोहिनी, नंदिनी, और यहां निकाल सकते हैं राधिका, राधिका। क्या देखे हमने कि इसके आदि में गुरु, मध्य में लघु और अंत में भी गुरु, 2-1-2। इस प्रकार के समस्त शब्द जो होंगे क्या कहलाएंगे, ये रगण कहलाएंगे, रगण कहलाएंगे। आगे चलते हैं और कुछ और गणों को देखते हैं इसके पश्चात। चार हमने देख लिया है, यहाँ 5वां देखते हैं और यहाँ पर 6वां कर लेते हैं। रगण के पश्चात हमने यहाँ तक देख लिया था, अब इसको छोड़ दें। अब अगला देखते हैं क्या, ज, और इसका 3 मात्रा क्या हो जाएगा, जभान। तो ज से क्या निकल आएगा, जगण, ज से जगण। जगण का मात्रा भार देखें 1-2-1, जभान। सूत्र क्या निकलता है, जभान, जभान। सूत्र क्या निकलेगा, 1-2-1। किस प्रकार के शब्द आएंगे, प्रकोष्ठ, विशाल, निरंक, असंख्य। देखिए प्रकोष्ठ में प्र का मात्रा भार 1 है और स जो है क को गुरु करता है, तो प्रकोष्ठ यहाँ पर, और ठ का मात्रा भार 1, तो 1-2-1
विशाल में 1 2 1, निरंक में 1 2 1 और असंख्य में भी ख जो है वो स को गुरु करेगा तो 1 2 1 इसका मात्रा भार भी होगा। कह सकते हैं कि आदि में लघु, मध्य में गुरु और अंत में भी लघु हो, ऐसे सभी शब्द जो है जगण के शब्द कहलाएंगे। इसका हमने जगण देख लिया। अच्छा, इसका प्रभाव देख लें। इसका प्रभाव अशुभ होता है, जगण का प्रभाव भी अशुभ होता है, अशुभ होता है। अब इसके पश्चात हम ज को छोड़ दें, अब आ जाता है हमारा भानस, यानी कि क्या हो जाएगा, भ से निकल रहा है तो भगण हो जाएगा, भगण। भगण, भगण का सूत्र क्या बन रहा है, भानस। ये तीनों शब्दों को देख लें, सूत्र बन जाता है आपका भानस। तो इसका सूत्र देखें हम और मात्रा देख लें, क्या बन जाएगा, 2 1 1। शब्द किस प्रकार से आएंगे, जैसे आप रख सकते हैं संगत, संगत, मानव, मानव रख सकते हैं, औचक, औचक, निश्चल, निश्चल कर दीजिए। तो निश्चल का भी देखें आप, इसका भी मात्रा भार स जो है न को गुरु कर जाएगा और 6 और 1 मात्रा भार क्या हो जाएगा, 1 1 2 1 1 हो जाएगा इसका मात्रा भार। तो ऐसे सभी शब्द जहां पर आदि में गुरु हो, मध्य में लघु और अंत में लघु हो, इन सारे मात्रा भारों को हम कहेंगे किस प्रकार का गण होगा, भानस अर्थात भगण होगा। यह हमारा छठवां गण हमने निकाला। आगे चलते हैं और अंतिम 2 गण जो बचे उसे भी देख लेते हैं। अंतिम 2 जो गण किए कैसे निकलेंगे उसे देख लें। जगण के बाद में हमने भगण देख लिया। अब देखते हैं नस्ल। तो यह न से निकला इसलिए हम इसको नगण कह देंगे और ये स से निकलेगा इसलिए हम इसको सगण कह देंगे। ठीक है। नगण का प्रभाव जो होता है अशुभ होता है और सगण का प्रभाव शुभ होता है, शुभ। तो नगण को देखिए, नगण का सूत्र क्या निकलता है, न स ल, न श ल, और इसका मात्रिक भार क्या निकलेगा, 1 1 1 1 1 1। शब्द किस प्रकार से निकालेंगे आप इस पर देखिए, प्रकृति, प्रकृति सभी लघु है, यह भी लघु, यह भी लघु, यह भी लघु। और नियम, नियम ऐसे समस्त शब्द 3 वर्ण वाले जो क्या करें, आरंभ में भी लघु हो, वतन रख सकते हैं, परख रख सकते हैं, परख, आदि में भी लघु, मध्य में भी लघु और अंत में भी लघु, ऐसे सभी शब्द क्या कहलाएंगे, नगण शब्द कहलाएंगे। इनका प्रभाव अशुभ होता है। अंतिम गण बच जाता है हमारा, ये 8वां गण है। देखिए अब यहां पर ये 7वां गण हो गया और ये हमारा 8वां गण हो गया। 8वां गण, 8वां गण हमारा क्या होता है, इस पर सगण। सगण का सूत्र क्या निकलेगा, अब यहां पर देखिए, इसको ही मिटा लें। देखिए यहां पर अब सभी शब्द आ गए, 10वां अक्षर है ना। तो स ल गा, सूत्र क्या निकलेगा इसका, सल ल गा, ये सूत्र निकल आया। सलगा का मात्रा भार क्या निकलेगा, 1 1 2। ऐसे सभी शब्द जो क्या हो, आदि में 1 लघु हो, मध्य में लघु हो और अंत में गुरु हो, जैसे झरना, झरना, कविता, सरजू, आप सरयू भी रख सकते हैं, आप सरयू कर लें इसको, सरयू है ना। और क्या लिख सकते हैं इसमें, नदिया, नदिया, 1 1 2। ऐसे सभी शब्द क्या कहलाएंगे आपके सगण और इसका प्रभाव होता है शुभ। 4 गण ऐसे हैं जिनका प्रभाव अशुभ होता है, 4 गण ऐसे जिनका प्रभाव अशुभ होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से
सभी गणों का परिचय मैंने आप सबके बीच में रख दिया है। आपने सभी गणों को देख लिया। 8 प्रकार के गण होते हैं। गण के परिचय के लिए मैंने एक सूत्र आप सबके बीच में रखा था, और उस सूत्र में मैंने आप सबसे ये कहा था कि सूत्र दशाक्षर में छिपे। गण के 8 प्रकार, यही गण के 8 प्रकार उसी सूत्र में छिपे थे। और वहां पर लिखा था मैंने यमत रजब सन लग सहित, यमत रजब सन लग सहित, या निहित कर लें, सन लग निहित गण गणना आधार। इसका गणना हम कहां से किए? उसी सूत्र से। ये सूत्र हमने सूत्र पर लिखा था, दोहे में लिखा था। तो इस प्रकार से आप सभी के बीच में यहाँ पर गणना का परिचय मैंने आप सबके मध्य रखा है। कुछ बातें आपसे और करना चाहता हूं इसी तारतम्य में कि ये तो गणना का परिचय हमने दे दिया। एक होता है वाचिक भार। वाचिक भार, आज इस पर भी थोड़ा सा अध्ययन कर लें। वाचिक भार परिचय। तो वाचिक भार क्या होता है? वाचिक भार का परिचय ये होता है, जैसे मैं एक उदाहरण रखता हूं आपके समक्ष, एक नगण का शब्द, नगण। नगण का मात्रा भार हमने देखा था नसल, नगण, नगण, इसका मात्रा भार नसल। इसका शब्द क्या देखा था हमने? परख, परख, परख। अब देखें, इसका अगर मात्रा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? एक 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 निकलेगा। और वाचिक भार जब निकालेंगे, देखिए वाचिक भार अलग होता है, मात्रिक भार अलग होता है। ये मात्रिक भार है, ये वाचिक भार है। अब कैसे निकलेगा देखें। परख, हम कहते हैं परख, परख को तोड़कर देखें, परख ऐसे कह सकते हैं, लेकिन पर ख ऐसे नहीं कहते। पर ख ऐसे उच्चारण नहीं होता। उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? परख। तो जो हम वाचन करते हैं किसी शब्द का, किसी शब्द समूह का, जिस प्रकार से हम उसको वाचन करते हैं, उस आधार पर जो मात्रा निकलता है हम उसको क्या कहते हैं? वाचिक भार। इसका मात्रिक छंदों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मात्रिक छंदों पर बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो हम ऐसे स्थान पर जहां पर 1 2 की आवश्यकता हो, इसको हम क्या करेंगे? वाचिक भार क्या लिखेंगे? अब इसका 1 2 यूं कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिसका जहां पर 1 2 मात्रा भार हमें रखना होगा, वहां पर हम क्या कर सकते हैं? वहां पर नगण शब्दों का स्थान, उसे हम नगण शब्दों के स्थान पर भी रख सकते हैं। नगण को उनके स्थान पर भी रख सकते हैं जहां 1 2 मात्रा भार वाले की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ये बातें हो गई। और कुछ शब्द देखते हैं। अघोषित, अघोषित, अघोषित का मात्रा भार क्या देखेंगे हम इसमें? अ का मात्रा भार 1, केवल हम मात्रा भार के आधार पर लिखना है। घ का 2 हो गया, श का 1 और त का 1। लेकिन जब हम इसको वाचिक भार पर जाएंगे तो क्या कह सकते हैं? इसको वाचिक भार पर जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अघोषित, सित का उच्चारण एक साथ होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 2। मात्रिक छंदों में यह 1 2 2 यानी कि यगण के रूप में भी व्यवहार में, प्रयोग में लाया जा सकता है। और देख लें, अमंगल, आकलन देखते हैं। चलिए आकलन, आकलन क्या निकलेगा? इसका मात्रा भार 2 1 1 1, ये इसका मात्रा भार है। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे, कलन, आ कलन, आ कलन, तो लन का जो है, लन जो है एक साथ उच्चारण में आता है। तो यहां पर 2 हो गया, ये आ क लन। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 2 1 2 के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। आक लन, आक लन, है ना? इस प्रकार से। अगर हम एक शब्द और देखते हैं इसी में, सफलतम, सफलतम। अब इसका मात्रा भार क्या होगा? देखें, 1 1 1 1 1, 5 मात्राएं हैं, पांचों मात्राएं हमारी इसकी बनती है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेगा? सफलतम, सफलतम। अर्थात स अकेला है जिसका उच्चारण होता है, फल का एक साथ होता है और तम का एक साथ होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2 2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और क्या है? एक शब्द परिवार, परिवार, परिवार। इसका मात्रा भार क्या होगा? 1
एक, दो, एक। अगर हम देखें परिवार, परिवार, तो परि का उच्चारण एक साथ किया जा सकता है, तो इस एक एक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको दो, दो और एक। इस प्रकार से इसे हम वाचिक भार कहते हैं, जो कि हमें आवश्यकता पड़ेगी कि ये हमारे गणों के रूप में भी हमें गणों के स्थान पर भी हमें यह प्रयोग में लाने में उपयोगी होंगे, और इनका प्रयोग जो है मात्रिक छंदों में बहुत सारा मिलता है। तो वाचिक भार भी आपको मैंने बताया, मात्रिक भार भी आपको बताया, और आज गण का परिचय मैंने आप सबके सम्मुख रखा। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें जो है आप अपने ज्ञान कोष में इसे संग्रहित करते चलेंगे। 10 एक बार पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं कि मैंने बताया कि 10 साक्षर सूत्र महर्षि पिंगल द्वारा जी दिया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि यमाता राजभान सलगा। इससे समस्त 8 प्रकार के हमने गणों का अध्ययन किया। मात्रिक भार देखा, वाचिक भार देखा। वाचिक भार किसे कहते हैं? वाचिक भार उसे कहते हैं जहां पर हम जिस प्रकार से उस शब्दों का उच्चारण करते हैं, उस आधार पर जो मात्राएं निकल आती है उसे वाचिक भार कहते हैं। और इसके साथ ही आज हमने देखा 8 प्रकार के गण देखा, गणों का परिभाषा देखा, उनकी बनावट देखा, उसे हम कहते हैं गणसूत्र या गणावली। गणसूत्र या गणावली, है ना। गण यानी क्या होता है? वर्ण। अगर कल होता तो मात्रा हो जाता, गण यानी वर्ण, वर्णों की मात्रा को हम गण कहते हैं, ठीक है। और कल होता तो कल यानी हम मात्रा बोलते थे, जो मात्रा मात्रिक छंदों में उसको उपयोग में लाया जाता था। जब वार्णिक छंदों में हम गिनेंगे तो गण गिनेंगे वहां पर, है ना, तो वहां पर हमको गणावली मिलेगी। ये आज के छंद का परिचय था आप सभी के बीच में। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके छंदकोश में आपको सहयोगी होगी, उपयोगी होगी और सार्थक होगी, सदिश होगी। बहुत धन्यवाद के साथ में आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, इस आशा के साथ में कि अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं या आपको ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको इन वीडियो के माध्यम से मिलती है, तो नहीं संकोच इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं जो छंद के प्रति रुचि रखते हैं या हिंदी को जानना चाहते हैं, उन तक पहुंचाएं। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए आप नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि जब कभी ऐसे कोई वीडियो बने तो आप तक वो पहुंच पाए। बहुत धन्यवाद के साथ में मैं डॉक्टर ओमकार साहू मृदुल एक बार पुनः आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा अगली कक्षा को लेकर, अगले विषय को लेकर। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद।